यक्षिणी। एक लड़का जिसका नाम अमर है, वो अपने दोस्त लक्ष्य से बचकर भाग रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश भागते भागते उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। लक्ष्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो कौन बेवकूफ है और कौन समझदार। लेकिन हम दोस्त हैं लक्ष्य, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें कभी दोस्त माना ही नहीं, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जिसको भी पैसे का घमंड है ना, उन सब का यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा। प्लीज लक्ष्य। अमर खड़ा होकर फिर से भागने लगता है। अमर पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अमर के साथ साथ एक सुंदर लड़की जोर जोर से हंसते हुए तेजी से भागने लगती है। अमर देखकर घबरा जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है, वो वहीं गिर जाता है। लड़की गायब हो जाती है। तभी लक्ष्य अचानक वहाँ आ जाता है। लक्ष्य, लक्ष्य, तुमने देखा? अभी यहाँ एक लड़की थी और अचानक गायब हो गई। अच्छा, मौत तेरे सिर पर है और तुझे लड़की दिखाई दे रही है? तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, वो भयानक तरीके से हंस रही थी। तभी वहाँ उस लड़की के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ये देख, वो अभी भी हंस रही है, सुनाई दे रही है ना आवाज? कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा? यही थी क्या वो? वो लड़की हवा में उड़ती हुई अमर की तरफ आ रही थी। हाँ हाँ, यही है। ये तो कोई चुड़ैल है। लक्ष्य, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लड़की अमर के पास आती है और बहुत भयानक तरह से मुस्कुराते हुए अमर की तरफ उड़ते हुए आकर तेजी से उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे अमर वहीं मर जाता है। उसकी मौत पर लक्ष्य और लड़की जोर जोर से हंसने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अमर के साथ ये सब कौन कर सकता है? आखिर कौन? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। तुम चिंता मत करो राजन, उसका कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कल्पना दरवाजा खोलती है। वहाँ राजन का दोस्त प्रदीप होता है। प्रदीप, तुम आओ। अमर की इतने खौफनाक तरीके से हत्या हुई है, मुझे तो बहुत शौक लगा है। हाँ प्रदीप, हम भी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। राजन, तुझे पता है, लक्ष्य ने कल बहुत महंगी गाड़ी ली है। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने बात नहीं की। गाड़ी ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल वो हमसे ज्यादा बोलता ही कहाँ है, अलग अलग ही रहता है। हाँ भाई, वो तो बड़ा आदमी बन गया है, पैसे आते हैं तो यही होता है। दरअसल लक्ष्य ने हाल ही में एक महंगा घर और महंगी कार खरीदी थी। उसके पास बेशुमार दौलत भी आने लगी थी, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता था तो वो यही कहता था कि ये दौलत उसे अपने पापा की पुश्तैनी जमीन बेचने से मिली है। खैर, कुछ दिन बाद एक रात अचानक से राजन के पास प्रदीप का कॉल आता है। कॉल पर साफ पता चल रहा था कि प्रदीप को बहुत चोट लगी है और उसकी जान खतरे में है। राजन, राजन, हाँ प्रदीप, बोल बोल, क्या हुआ? कहाँ है तू? बता, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। तभी प्रदीप के जोर से चीखने की आवाज आती है। इससे पहले कि प्रदीप कुछ बोल पाता, वो अपना दम तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद राजन अपनी गाड़ी लेकर प्रदीप को देखने के लिए उसके घर जाता है। जब उसके घर पर पहुंचा तो देखता है कि वहां पर पुलिस आई हुई है और वे उसकी लाश को वहां से ले जा रहे हैं। प्रदीप की लाश के 2 टुकड़े हुए थे और ऊपर का हिस्सा दरवाजे के बाहर था और नीचे का हिस्सा दरवाजे के अंदर था। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। लेडी इंस्पेक्टर उसे संभालती है और उसे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। राजन जी, इतनी दर्दनाक मौत कौन दे सकता है? क्या प्रदीप जी की किसी से ज्यादा दुश्मनी थी? आपको किसी पर शक है? मैडम, मुझे प्रदीप की कॉल आई थी। प्रदीप मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किसने किया है ये सब।
ठीक है मिस्टर राज, अगर आपको कुछ और याद आए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है मैडम। इस घटना के कुछ दिन बाद राजन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसे पता लगने वाला था कि आखिर ये सब उनके दोस्तों के साथ क्यों हो रहा था। दरअसल एक दिन जब राजन घर में अकेला था, दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होती है। अरे ये दरवाजा कौन पीट रहा है? बैल क्यों नहीं बजा रहा? कैसे अजीब लोग हैं। कौन है? कौन है? बोलो, कौन है वहाँ? कुछ देर में शांति हो जाती है। राजन खिड़की से बाहर की तरफ देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर राजन दरवाजा खोल देता है तो अचानक से उसके सामने लक्ष्य आ जाता है। अरे लक्ष्य, तुम आओ अंदर। और तुम दरवाजा क्यों पीट रहे थे? बैल भी तो बजा सकते थे। अरे कहाँ गए ये? लक्ष्य, लक्ष्य। राजन दोबारा बाहर जाकर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे सामने कुर्सी पर लक्ष्य बैठा हुआ दिखाई देता है। राजन अचानक डर जाता है। डरा दिया तुमने तो, अचानक से अंदर आ गए, पता ही नहीं लगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? लक्ष्य कुर्सी से उठकर हवा में उड़ता हुआ राजन के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। राजन जोर से चीख मारता है। ये क्या कर लक्ष्य, छोड़ो। राजन उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है। तभी अचानक से लक्ष्य एक लड़की में परिवर्तित हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने अमर की जान ली थी। आखिर कौन थी ये? खैर, वो लड़की राजन के सीने में चाकू घोंपने ही वाली होती है कि वहाँ पर उसकी पत्नी कल्पना आ जाती है और कल्पना को देखकर वो लड़की गायब हो जाती है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कल्पना बेहद डर जाती है। राजन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये सब? हे भगवान। लेकिन राजन इतना डर गया था कि वो कल्पना से कुछ भी बोल नहीं पाता और डरा हुआ रहता है। कल्पना उसे बहुत समझाती है और सांत्वना देती है। तब थोड़ी देर में वो कल्पना को सारी बात बता देता है कि कैसे लक्ष्य एक लड़की में बदल गया था। तभी कल्पना बिना सोचे समझे अपने पति को एक बाबा के पास ले जाती है। राजन बाबा को सारी बात बताता है और बाबा समझ जाते हैं कि जिस लड़की ने राजन को मारने की कोशिश करी थी वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि यक्षिणी है, जो उस आदमी की हर एक इच्छा पूरी करती है जिसने उसे इस दुनिया में बुलाया हो। बाबा जी, मेरे पति की जान कैसे बच सकती है? कुछ कीजिए बाबा जी, कुछ कीजिए। इसका केवल एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने इसे इस दुनिया में बुलाया है, अगर उस व्यक्ति को मार दिया जाए तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। और हाँ, वो ऐसे ही और लोगों की जान भी लेती रहेगी। वो जान की प्यासी है। बाबा की ये बात सुनने के बाद कल्पना और राजन बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य यक्षिणी से बातें कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। क्यों नहीं मेरे मालिक, मैं इस दुनिया में सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ जो वो किताब मुझे मिल गई। उस किताब की वजह से ही तो तुम मिली हो मुझे। दरअसल लक्ष्य को एक पुरानी किताब मिली थी जो यक्षिणी के बारे में थी और वो पुस्तक उसे अपने पिताजी की पुरानी अलमारी में मिली थी। शायद उसके पापा को सारी सच्चाई पता थी और इसलिए उन्होंने कभी भी इस किताब का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद लक्ष्य ने उस किताब का इस्तेमाल कर लिया था जो यक्षिणी के आने की वजह बनी। साथ ही वो अपने दोस्तों को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो अपने दोस्तों की अमीरी से नफरत करता था। उसने केवल अपने दोस्तों को भी नहीं बल्कि उन लोगों को भी मारना चाहा जिससे वो नफरत करता था। तभी उसी रात वहाँ लक्ष्य के घर पर कल्पना और राजन आते हैं। उन दोनों ने निर्णय ले लिया था कि वो लक्ष्य को मार कर ही रहेंगे ताकि और लोगों की जान बच सके। दोनों लोग चुपके से लक्ष्य की घर की खिड़की से घुस जाते हैं और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल के डिब्बों से पेट्रोल वहाँ पर छिड़कने लगते हैं। तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है और भयानक तरीके से चीखने लगती है। वो राजन को यहाँ वहाँ उठाकर फेंकने लगती है
तभी कल्पना जल्दी से लक्ष्य को ढूंढना शुरू करती है और वो उसे एक कमरे में मिल जाता है। कल्पना लक्ष्य को चाकू लेकर मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हाथापाई में वो चाकू उल्टा कल्पना को ही लग जाता है। कल्पना वहीं बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर में घर में आग लगने लगती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आग बाबा ने लगाई थी। दरअसल बाबा भी इन दोनों की मदद करने आ गए थे। बेटा राजन, जल्दी चलो यहाँ से, ये घर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी कहाँ है? कल्पना कहाँ हो तुम? तभी यक्षिणी अपनी शक्ति से आग को बुझाने लगती है और वही बाबा उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। राजन कल्पना को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। उसे वहां कल्पना जमीन पर लेटी हुई दिखती है, जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। कल्पना, चलो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राजन, तुम्हें यक्षिणी को खत्म करने के लिए लक्ष्य को मारना ही होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ और जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा करो। जाओ। इतना कहकर कल्पना अपना दम तोड़ देती है। राजन देखता है कि उस कमरे में लक्ष्य पागल की तरह किताब ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर बाबा आते हैं और राजन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का सिलेंडर फट जाता है और जोर का धमाका होता है और इस तरह राजन को यक्षिणी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये क्या, यक्षिणी क्या सच में मर चुकी थी? क्या लक्ष्य मर चुका था या यक्षिणी ने उसे बचा लिया था? ये अभी भी एक राज बना हुआ है। क्या हुआ यक्षिणी और लक्ष्य का जानने के लिए देखना ना भूलें। यक्षिणी भाग 2 जल्द आ रहा है आपके चहेते चैनल अनकहे किस्से पर। यक्षिणी एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्य ने यक्षिणी का सहारा लेकर अपने मित्रों को मारने की कोशिश की और वो अपने 2 मित्रों को मारने में सफल भी रहा, लेकिन राजन उससे बच गया था। आपने ये भी देखा कि अंत में बाबा ने लक्ष्य के घर को जला दिया था और उसमें राजन ने अपनी पत्नी को भी खो दिया था। अब आगे उस घटना को करीब 1 महीना बीत चुका है और राजन अपनी बीवी को खोने के गम से बाहर निकल रहा है। वो उसी शहर में अपनी माँ के पास रहने के लिए चला गया था। वहीं पुलिस को लक्ष्य की लाश नहीं मिली थी और ये भी एक वजह थी कि राजन थोड़ा परेशान था। तो एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा था। दूसरी तरफ बाबा सो रहे हैं और उनके सीने पर यक्षिणी आकर बैठ जाती है और उनका गला दबाने लगती है। बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं। अचानक बाबा नींद से उठ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि वो एक बुरा सपना था। तभी बाबा को बाहर कोई काली परछाई दिखाई देती है। बाबा उठकर अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं तो सामने कुछ दूरी पर यक्षिणी खड़ी होती है और जोर जोर से हंस रही होती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि यक्षिणी जिंदा थी। बाबा तुरंत राजन को कॉल करते हैं। जी बाबा जी, इतने दिनों बाद अचानक कॉल किया, क्या बात है बताइए। बेटा, वो यक्षिणी वापस आ चुकी है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? बेटा, मैंने खुद देखा है उसे। ये बात सुनकर राजन के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो डरते हुए कहता है, क्या बाबा जी? पर बाबा जी, आपने तो कहा था कि वो मर चुकी है, फिर वो वापस कैसे आई? इसका यही अर्थ हुआ कि उस दिन वो मरी ही नहीं थी और ना वो किताब जली थी। हम वहाँ से जल्दी से लौट आए थे। उस दिन सिर्फ एक ही मौत हुई थी, तुम्हारी पत्नी की। बाबा, अब क्या करें? वो तो मार देगी मुझे, मेरे परिवार को भी। बाबा जी कुछ कीजिए। वो किताब जिससे यक्षिणी उत्पन्न हुई है, हमें उस किताब को जलाना होगा और वो किताब अभी भी लक्ष्य के पास है। लेकिन लक्ष्य तो उस दिन मर गया था ना बाबा जी? नहीं बेटा, यक्षिणी जिंदा है। इसका मतलब उसने लक्ष्य को भी बचा लिया होगा। राजन, इसका मतलब लक्ष्य अभी भी जिंदा है? हाँ बेटा, हमें लक्ष्य को ढूंढना होगा और उससे वो किताब लेनी होगी।
लेकिन उस किताब को जलाने से पहले एक मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र पढ़ने के बाद अपने खून की 2 बूंदें उस किताब में डालनी होगी और फिर उसे जलाना होगा। लेकिन बाबा, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चिंता मत करो, मैं कोई पूजा अर्चना करता हूँ, शायद इससे मुझे उसका पता चल जाए। खैर, वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देता है। वहीं राजन सदमे में आ जाता है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। यक्षिणी किसी को भी नहीं छोड़ती है। रात भी राजन सो नहीं सकता, बस करवटें लेता रहता है और बीती बातें याद करता रहता है। अगले दिन सुबह राजन की माँ शिव जी के मंदिर में पूजा करने आती है। बेटा, ये ले महाकाल का प्रसाद। भगवान तुझे सारी परेशानियों से बचाए। जी माँ। तभी इसके बाद राजन को लगता है कि अगर वो महाकाल की भक्ति करेगा तो शायद उसे यक्षिणी से मुक्ति मिल जाए। वो काफी डर रहा था और उसे डर था कि कहीं उसके परिवार वालों के साथ यक्षिणी और लक्ष्य कुछ गलत ना कर दें। जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। दरअसल उस दिन राजन अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसकी माँ आती है और उस पर चाकू से वार करने लगती है। मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेचारा राजन अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। वहाँ से भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसकी माँ तो उसी कमरे में जमीन पर पड़ी हुई है और उनके पेट से काफी खून निकल रहा है। अपनी माँ को देखकर काफी दुखी होता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ के रूप में आई हुई यक्षिणी बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। तभी राजन जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगता है और यक्षिणी वहाँ से चली जाती है। राजन तुरंत मौका पाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। आपकी माँ की हालत बहुत क्रिटिकल है, अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। राजन बहुत दुखी होता है और जल्दी से अपने पापा को कॉल करके सारी बात बताता है। उसके पापा काम से बाहर रहा करते थे और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो तुरंत फ्लाइट से वहाँ आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा अपनी कुटिया में ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी उनकी कुटिया का दरवाजा खटकता है। बाबा उठकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक औरत होती है जो बहुत परेशान दिख रही थी। बाबा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक बड़े संकट में हूँ। हाँ बताओ बेटी, क्या समस्या है? आप है मेरी समस्या। तभी उस औरत का रूप बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। तभी बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं। बाबा फिर से राजन को फोन करके सारी बात बताते हैं। बाबा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। यक्षिणी ने मेरी माँ को मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। तभी राजन बाबा के पास जाता है क्योंकि अब बस यही तरीका था उसके पास अपने परिवार वालों को बचाने का। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो बाबा उसे वहाँ नहीं मिलते और वो उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी बाबा उसे एक कमरे में मिलते हैं और वो देखता है कि बाबा के सीने में एक बड़ी लोहे की रॉड घुसी हुई है। बाबा दर्द से तड़प रहे थे। राजन घबरा जाता है। बाबा, ये कैसे हुआ? किसने किया? ये काम उसी का है बेटा। तुम फूलपुर जाओ, तुम्हें वहाँ शिव नाम के एक बाबा मिलेंगे। वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो मंत्र भी वहीं तुम्हें बताएंगे। और इतना कहने के बाद बाबा की मौत हो जाती है। अब राजन बिना समय गवाए तुरंत फूलपुर पहुंच जाता है उस बाबा के पास। वो बाबा को सारी बात बता देता है। ठीक है पुत्र, हमें एक पूजा करनी होगी जिसे हमें लक्ष्य का पता चल जाएगा। मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझे छुटकारा चाहिए। तो बाबा काफी देर तक पूजा करते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्य का पता चल जाता है। राजन, तुम तब तक लक्ष्य के पास जाकर यक्षिणी की किताब जला दो। तब तक मैं यहाँ से अपनी शक्तियों से यक्षिणी को रोकने के प्रयास करता हूँ।
ताकि वो तुम तक ना पहुंच सके। मुझे लगातार पूजा करनी होगी जब तक कि तुम वो किताब ना जला दो। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखना ये बात। ठीक है बाबा जी। और हाँ, ध्यान रहे यक्षिणी की आंखों में मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें मंत्र मुग्ध कर लेगी। जी बाबा। तो राजन तुरंत बाबा के बताए हुए पते पर निकल जाता है। वहीं बाबा यक्षिणी को काबू में करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वही यक्षिणी एक जंगल में किसी जानवर का मांस खा रही होती है। तभी उस पर बाबा की शक्तियों का असर होने लगता है। उसे बेचैनी होने लगती है। वो चल नहीं सकती, ना उड़ सकती है। गुस्से से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। लेकिन उसे काबू में करना इतना आसान नहीं था। तो बाबा के शरीर पर चोटें आने लग जाती हैं, लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं। वहीं लक्ष्य पहले से ही राजन का इंतजार कर रहा था, इसलिए राजन जैसे ही उसके घर में पहुंचता है, वैसे ही लक्ष्य उसके पैर में चाकू घोंप देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी राजन लक्ष्य को भावुक करने की कोशिश करता है। लक्ष्य, देखो यक्षिणी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। ऐसा मत करो लक्ष्य। बहुत अच्छे मेरे हाल, मेरी तरक्की तुमसे देखी नहीं जा रही है? जलन हो रही है ना? तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तू मेरा भाई जैसा है। तुम्हारी माँ भी तो कहती थी ना हमें कि हम भाइयों की तरह हैं, और वो भी ये कहती थी ना, गलत काम नहीं करना चाहिए। याद है ना तुम्हें? फिर तुम इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस यक्षिणी ने तुम्हारी माँ को मारा है, ये तुम्हें भी मार देगी। ये हत्यारण है तुम्हारी माँ की। दरअसल उसकी माँ की मौत हाल ही में हुई थी, और वो भी यक्षिणी के कारण। और वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है और रोने लगता है। तभी राजन मौका पाकर धीरे धीरे एक पैर से चलकर मेज से यक्षिणी की किताब उठा लेता है, जो कि पीछे ही रखी हुई थी, और कमरे से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा देता है, और लक्ष्य अंदर ही रहकर रोता रहता है। तो राजन किताब लेता है और बाबा के द्वारा बताए गए उस मंत्र को पढ़ता है। उसके बाद वो अपनी उंगली को चाकू से हल्का सा काट देता है, और अपने खून की कुछ बूंदें उस किताब पर डालने के बाद उसे जलाने ही वाला होता है कि वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है। असल में यक्षिणी अपनी शक्ति से बाबा के मंत्र जाल से बचकर निकल आती है। यक्षिणी को पता चल चुका था कि ये सब राजन और बाबा की चाल थी, इसलिए वो राजन को रोकने के लिए आई थी। वो राजन को मंत्र मुग्ध करने लगती है और अपना दुपट्टा यानी साड़ी हटाने लगती है। राजन, मेरे प्यारे राजन, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? यक्षिणी की आवाज इतनी मधुर थी कि राजन उसकी आवाज में खोने लगता है और उसकी आंखों में देखता है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि बाबा ने उसे उसकी आंखों में देखने के लिए मना किया था, और वो खुद को संभाल लेता है। तभी यक्षिणी अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों को उसके सीने के आर पार करने वाली ही होती है कि तभी वहाँ लक्ष्य कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। यक्षिणी, यहाँ आओ। यक्षिणी, तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मुझे खुश करो। तो यक्षिणी लक्ष्य के कहने पर उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती है, और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राजन समझ जाता है कि लक्ष्य ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था, और इतना कहने के बाद वो यक्षिणी की किताब को जला देता है, और यक्षिणी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है, और यक्षिणी के साथ लक्ष्य की भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे सच में यक्षिणी से मुक्ति मिल गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।